अरसा हुआ मुल्क के फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने का जी चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मशगूल रहा। कई शेर, चीते, बारहसिंगा शिकार किए। शाम हुई तो सब वापसी के लिए तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में बादशाह को एक बहुत खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में डाला और निशाना लेकर छोड़ दिया। उधर तीर कमान से निकला था और उधर हिरन चौकड़ियां भरते हुए भाग निकला। निशाना खता हो गया तो बादशाह को गुस्सा आया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के ताक़ुब में चल पड़ा। मुहाफिज और वजीरा भी बादशाह के पीछे लग पड़े, लेकिन बादशाह के घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो उन सब की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाने लगाए, लेकिन एक भी हिरन को ना लगा और हिरन भी झाड़ियों में गुम हो गया। रात का अंधेरा उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बादशाह चीख उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबराया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं कोई मजबूर औरत हो। रोने की आवाज करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और लगाम थाम कर उस तरफ को चल दिया। दरख्तों के झुंड के करीब एक पुराना कुआं था और उसकी मंडेर पर एक खूबसूरत औरत बैठी लो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद और सुनहरी बाल थे और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने उसके करीब जाकर बड़े नर्म लहजे से पूछा, ए खातून, तू कौन है और इस कुएं पर बैठकर क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बताओ किसने तुम पर जुल्म ढाया है? औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ए बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे इस जंगल में जंगली जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी और बादशाह को उसकी हालत पर रहम आ गया। बादशाह ने उसे अपनी मलिका बनाने का फैसला कर लिया। उसकी पहली मलिका तो कई साल पहले फौत हो चुकी थी। बादशाह ने उस औरत को घोड़े पर बिठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए। बादशाह उनके साथ महल लौट आया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी उसका नाम नगीना था। अगले रोज बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलिका नगीना बन गई। घर घर घी के चिराग जलने लगे। अमीर गरीब हर आला अदना खुशियां मना रहा था। कई रोज बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा रहमान भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलिका के आ जाने के कुछ रोज बादशाह बीमार पड़ गया और वो दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। शहजादा रहमान, वजीर और तमाम दरबारी बहुत परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। यहाँ तक कि बादशाह इतना बीमार हुआ कि चारपाई से लग गया। बादशाह ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा रहमान बावला उठा कि क्या करें। दूर दूर के ममालिक से हकीम बुलाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा, किसी को यह भी पता न चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया था और आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। शहजादा रहमान ने यह फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि बात क्या है। ये नजूमी शहर से बाहर एक पहाड़ी गार में रहता था। शहजादा रहमान उसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ए शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलिका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा, यह किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। फिर नजूमी ने कहा, ए काबिले एहतराम शहजादे, मेरा इल्म कहता है कि मलिका कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन है। जब कोई इंसान 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नज़र उस पर ना पड़े तो उसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलिका भी एक ऐसी नागिन है जिसे ये ताकत मिल चुकी है और अब वो थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है। शहजादा रहमान परेशान होकर बोला, नजूमी बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर इस नागिन के बादशाह से क्या दुश्मनी है जो वो उन्हें मार डालना चाहती है?
नजूमी ने फिर हिसाब किताब लगाया और फिर कहा, शहजादे हजूर, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक नाग को हलाक कर दिया था। वो काला नाग इस नागिन का भाई था और अब वो इंतकाम ले रही है। अगर नागिन चाहे तो एक ही बार बादशाह को डसकर उसका काम तमाम कर सकती है, लेकिन वो अपना थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि बादशाह तड़प तड़प कर मरे। जब शहजादे ने यह सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। फौरन अपनी तलवार निकाली और हवा में लहरा कर बोला, मैं इस नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगी और आपको डस लेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शहजादे ने नजूमी से पूछा। तुम उसे सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा नागिन के फन में जाकर लगना चाहिए, और याद रखना, अगर तुम्हारा तीर निशाने पर ना लगा तो तुम नागिन के गुस्से से ना बच सकोगे। वो तुम्हें डस कर हलाक कर देगी। शहजादे ने नजूमी से सवाल पूछा, लेकिन बाबा, मैं इस नागिन को नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा की पुड़िया देता हूँ। तुम आज रात खाने के वक्त इस पुड़िया को पानी में मिलाकर मलिका को दे देना और बादशाह के ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना और बादशाह के ख्वाबगाह को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात के करीब मलिका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। मगर एक बात याद रखना कि ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। मलिका को जर्रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादी ने नजूमी से दवा की पुड़िया ले ली और कहा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर शहजादा महल में वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त हुआ तो शहजादे ने बड़ी होशियारी के साथ दवा मलिका के पानी में डाल दी। मलिका को पता ही ना चला और वो पानी पी गई। थोड़ी देर बाद शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलिका ने हैरानी से पूछा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने खाना बहुत कम खाया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी, आप इत्मीनान से खाइए, शहजादे ने जवाब दिया और शहजादा बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही शहजादा बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ भागा और सुराही का पानी खाली कर दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा बादशाह की ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और मलिका ख्वाबगाह में चले गए और शहजादे ने बाहर से ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में जाकर बैठ गया। बादशाह और मलिका बिस्तर पर पड़े सो रहे थे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलिका अचानक से उठी। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। वो उठी और उसने सुराही से पानी लेना चाहा, लेकिन शहजादे ने सुराही से पानी पहले ही खाली कर दिया था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान के करीब बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवा के असर से मलिका को इतनी शिद्दत से प्यास लगी कि उसका मुंह खुश्क हो गया और उसे यूं हो गया जैसे हल्क में कांटों का जंगल उगाया हो। मलिका परेशान हो गई कि कहाँ से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक गंदी नाली बाहर जाती थी और ये नाली गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। मलिका ने फैसला किया कि नागिन बनकर इस नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो दबे पांव बादशाह के करीब आई। बादशाह तो गहरी नींद सो रहा था। मलिका को जब ये इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर पड़ा सो रहा है तो उसने जमीन पर एक लोट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मलिका की जगह एक काले रंग की नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब ये मंजर देखा तो वो कांप उठा। नजूमी ने ठीक कहा था, नागिन की स्याह खाल चमक रही थी। वो लहराती बल खाती नाली से बाहर निकल गई और शहजादे को ये मौका ही ना मिला कि वो तीर चलाए। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतर गया और घूमकर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने के लिए गई है। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में सब्जा बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। नागिन वाकई ही तालाब से पानी पी रही थी। नागिन ने तालाब से पानी पीने के बाद एक जोरदार फुंकार मारी और शहजादा ऐसी जगह पर छुपा खड़ा था कि नागिन के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलका कुछ देर तो घास पर लहराती रही और फिर एक जानिब चल दी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वो महल से बाहर की तरफ जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे चल रहा था। महल से निकलकर वो उस रास्ते की तरफ खुली जो जंगल की तरफ जाता था। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। ये भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कहाँ नजर आती। नागिन मलका एक घने जंगल में पहुंच गई और वहां पहुंचकर उसने एक जोरदार फुंकार मारी।
اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر سے ایک دوسری ناگ کی پھنکار سنائی دی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کیا پھنکار تھی یہ؟ جیسے کئی دیگیں ایک ساتھ چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور پھر ایک بہت بڑا اژدہا ناگ غار سے باہر نکل آیا، جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلائے کھڑا ہو گیا۔ ناگن مستی سے جھوم رہی تھی اور شیخ ناگ کی آنکھیں انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں، اور دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپلپا رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگ اور ناگن ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک اور حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کافی دیر ناگ اور ناگن ایک دوسرے سے لپٹے رہے، پھر کچھ دیر بعد ناگ اور ناگن ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ شیخ ناگ غار میں واپس چلا گیا اور ناگن بھی واپس جانے کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا چپٹا ہوا سر اس کے عین آنکھوں کے سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر کمان میں ڈال کر نشانہ باندھ کر تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا ہوا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا پھن جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ آدھے انسان کے روپ میں آئی تھی کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکار سن کر شیخ ناگ بڑے غصے بھرے انداز میں پھنکارتا ہوا غار سے باہر نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اسی دوران نیا تیر کمان میں ڈال چکا تھا۔ اس نے ناگ کی سیدھی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر سیدھا ہوا میں چھوڑ دیا۔ تیر عین نشانے پر بیٹھا۔ ناگ بری طرح سے بل کھاتا ہوا لپٹا۔ شہزادے نے دوسرا تیر بھی نکالا اور سیدھا اس کی دوسری آنکھ پر چھوڑ دیا۔ شیخ ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ درد کی وجہ سے بل کھاتا اپنا پھن درختوں اور پتھروں پر مار رہا تھا۔ شہزادے نے تیسرا تیر جا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار کے اندر جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور ناگ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی ڈھانچوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ناگ انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا چکا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے ناگ کا سر چیر کر مانگ باہر نکال لی۔ سانپ کا مانگ ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیخ ناگ کے مانگ کو شہزادے نے اپنی جیب میں ڈال کر مری ہوئی ملکہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا تو رات تاریک چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ ناگن کو اٹھائے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے، اور اس وقت تو ان کی چیخ نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور بادشاہ بے خبر پڑا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ یہ کہانی سن کر دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی اس کے اوپر کپکپی طاری کر دی تھی کہ وہ ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا، اور اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی، اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، اور وہ اپنے ناگ بھائی کی موت کا انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر کہا کہ بیٹا، تم نے اپنی جان سے کھیل کر اس ناگن کو ہلاک کر دیا اور مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ اچھی اولاد کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے اپنی جیب سے شیخ ناگ کے مانگ کو نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ مانگ نے ناگن کا سارا زہر کھینچ لیا اور بادشاہ اچھا بھلا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن کا جسم چٹخ چٹخ کی آواز سے جلنے لگا، اور کچھ دیر بعد وہاں ایک راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو اپنے تخت پر بٹھا دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔